नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हमने अभी तक जो भारतीय संविधान का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने जितना भी थ्योरी का आपका सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट करवा दिया था लगभग। यानी कि आपका जो सिलेबस दिया गया था पीईटी में भारतीय संविधान का, उसके लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी के चैप्टर थे उसको हमने कंप्लीट करा दिया है तथा आज से हम अति संभावित प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी कि आपका जो सिलेबस दिया गया पीईटी का, उससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा यह पहला वीडियो है अति संभावित प्रश्नों का भारतीय संविधान के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा जो मित्र जो सहपाठी आपके पीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की जो शक्ति है यह दी गई है एक तो सुप्रीम कोर्ट को और एक तो हाई कोर्ट को। इन दोनों हाई कोर्ट को, मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट को और एक हाई कोर्ट को, यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको और हमारा जो उच्च राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको जो है मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी है हमारे संविधान ने। तथा जो आर्टिकल 32 है यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है मूल अधिकारों को लागू करने का, तथा आर्टिकल जो 226 है यह हाई कोर्ट को अधिकार देता है मौलिक अधिकारों को लागू करने का। तो ये दो आर्टिकल सुपर इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या है, यह एक वाद योग्य, यानी कि मान लीजिए जितने भी महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, अगर उन मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होता है तो जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए जो है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या तो हाई कोर्ट जा सकता है अपने जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मौलिक अधिकार, इनके बारे में 4 कथन दिए गए। 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपको बताना है। तो पहला कथन क्या है, और प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है, इच्छा पर बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कुछ कंडीशन के आधार पर निलंबित किए जा सकते हैं, इनको आपको याद रखना है। तो आप याद रखिएगा 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते। आर्टिकल 20 का आपका और 20 और 21 का जो मौलिक अधिकार है यह कभी भी निलंबित नहीं होता, आपको याद रखना है। जो आर्टिकल 20 का अधिकार यानी कि आर्टिकल जो 21 आपका है राइट टू लाइफ का अधिकार है वह, और आर्टिकल आपका जो 20 का अधिकार है वह कभी भी निलंबित नहीं हो सकता। बाकी आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 19 आप याद रखिएगा, आर्टिकल 19 का निलंबन कब होता है तो आर्टिकल 19 का निलंबन कब होता है, जब आपातकाल जो है आर्टिकल 352 के तहत लगाया, यानी कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है किसके आधार पर, तब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, तब जो है हम आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण, तब आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन कभी भी नहीं होता, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा हमारे संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी आपातकाल का जिक्र है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 आपका हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला प्रश्न है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपका जो पार्ट है, आपका जो भाग है, भाग 3 है, इसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया हमारे भारतीय संविधान में। ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं, पहला हो गया आपका स्वतंत्रता का, पहला हो गया आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका होता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और आपका आर्टिकल जो 32 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक फंडामेंटल राइट भी है, इसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपयुक्त जो
5 मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार। अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो इन मौलिक अधिकारों का बचाने के लिए, इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही जो आर्टिकल 32 उसको जगह दी गई है, इसी को हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इससे आप याद रखिएगा, उपयुक्त जो 5 मौलिक अधिकार है उनको जो है कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 32। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो आर्टिकल 24 आप ध्यान दीजिएगा। जो आर्टिकल 24 है यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहा गया है कि कारखानों में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो नियोजन है वह नहीं किया जाएगा, यानी कि कारखानों आदि में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा। तो इसे आप याद देखिएगा, आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24। तथा यह किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत यह आता है आर्टिकल 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद आपको मिलेगा 17। तो अनुच्छेद 17 था, यह किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो चारों अनुच्छेद हैं आपको मिलेंगे समानता के अधिकार के अंतर्गत। कौन से अधिकार के अंतर्गत? तो समानता का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसके अंतर्गत ये चारों आर्टिकल है। आर्टिकल 14 करता है राइट टू लॉ, यानी कि कानून के समझ से सब समान है। उसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 आपका कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में सबको समान अवसर दिया जाएगा। तथा आर्टिकल 17 कहता है क्या कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है आर्टिकल 17। ये चारों जो आर्टिकल आपको मिलेंगे समानता के अधिकार के अंतर्गत। तथा एक और आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो उपाधियों का अंत करते हैं, यानी कि टोटल 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आते हैं आपके समानता यानी कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आप याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 25 है आपका, अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। तथा आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो है एक सिख आदमी जो है, सिख व्यक्ति जो है कृपाण धारण कर सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कृपाण का धारण करना। तो इसे आप याद रखिएगा, आर्टिकल 25 इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 25 किसके अंतर्गत आता है? तो आपका धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है आर्टिकल 25। अगला इंपॉर्टेंट है, संसद के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मैंने आपको बताया था संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसे आप याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तथा एक ऑप्शन और है हाई कोर्ट का भी ऑप्शन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये दोनों मूल अधिकारों के संरक्षक हैं। इसके बाद अगला है, और निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या है? तो आर्टिकल 32 को हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस भाग में जितने भी आपको याद रखिएगा, जितने भी 5 इसके पहले मौलिक अधिकारों का जिक्र है, उन मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए, उन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है आर्टिकल 32 जिम्मेदार है। जिसे आप याद रखिएगा, तो इन 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उच्च न्यायालय है किस प्रकार की रीट जारी करता है? तो हैबियस कॉर्पस, इसको हम कहते हैं, आप याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है यह जारी की जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। इसे आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा आप ध्यान दीजिएगा, हमारे मूल अधिकारों में टोटल 5 जो रीट हैं, कितने प्रकार के रीट का जिक्र है? टोटल 5 प्रकार के रीट का जिक्र है। कौन कौन से? एक तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रीट हैं जिनको आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में एक कानूनी अधिकार है। आप ध्यान दीजिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान समय में एक कानूनी अधिकार है। इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपत्ति के
मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब हमारा संविधान बना था तो जब उस समय मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया था तो उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। उनमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, परंतु संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिस कारण से वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हमारे हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44th अमेंडमेंट जो किया गया था 1978 में, इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तथा आर्टिकल जो है 300 क के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को जगह दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार या कब जोड़ा गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार था यह जोड़ा गया था आपका 1 अप्रैल सन 2010 को, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही। 1 अप्रैल सन 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। जिसे आपको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए जो है संशोधन में किया गया था, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, आप ध्यान दीजिएगा 86वां संशोधन अधिनियम था आपका 2002 का। इसके अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार था इसको आर्टिकल 21A में जगह दी गई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो शिक्षा का अधिकार था यह जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में आप कब? तो 1 अप्रैल सन 2000 को, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आपको बता रहा हूँ, इसके अंतर्गत भाग 3 में जो है एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो है राज्य जो होगा वह 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह पूरी तरह से लागू होता है आपका 1 अप्रैल सन 2010 को, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो आप ध्यान दीजिए। तो पहला क्या प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो यह बिल्कुल सही है। इसके बाद सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यह भी बिल्कुल सही है। इसके बाद एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है क्या? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यानी कि जो DPSP हैं ये धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी 3 सही हैं। एक DPSP का उद्देश्य होता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो DPSP है इसको किस देश के संविधान से हमने लिया है? तो DPSP को हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आयरलैंड के संविधान से। इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, और नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं, यानी कि इनको जो है कानून की सहायता से, न्यायालय की सहायता से लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कि यह वाद योग्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन है, अब ध्यान दीजिएगा, समान कार्य के लिए जो समान वेतन है यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो इसका है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र है यह किसमें है? तो आर्टिकल 39D में, आप याद देखिएगा आर्टिकल 39D के अंतर्गत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है DPSP के अंतर्गत, इसे आप ध्यान दीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था थी की गई थी भारत में किसके अंतर्गत? तो आप याद रखिएगा DPSP के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। DPSP का जो आर्टिकल 40 है यह ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 51। DPSP का यह लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51, जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है, यह आपका
आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी का ही भाग है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें से कौन सा जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वह संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो ग्राम पंचायतों का जिक्र तो साथ साथ में जोड़ा गया था, गोवध निषेध भी जोड़ा गया था, मुफ्त कानूनी सहायता या बाद में जोड़ी गई थी आर्टिकल 39A में, यानी कि यह संशोधन करके जोड़ा गया था आर्टिकल 39A। इसका संबंध है मुफ्त कानूनी सहायता से। यह कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। आप याद ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं इस संशोधन को, इसी के तहत हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 39A जोड़ा गया था, जो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है गरीब वर्ग के व्यक्तियों को। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क, तथा इसमें जो समान नागरिक सहायता है यह पहले ही जुड़ी गई थी जब डीपीएसपी हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था, आर्टिकल 44 इसका था। तो इस प्रकार से आर्टिकल 39 मुफ्त कानूनी सहायता जो है यह हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर। किसके रिकमेंडेशन पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जगह दी गई थी, यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था आपका 1976 में, इसके तहत जो है आर्टिकल 51A जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान में, तथा 51A में रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में है। तो संविधान का जो भाग 4 क है, आप ध्यान दीजिएगा, संविधान का जो भाग 4 क, इसी के अंतर्गत आर्टिकल 51A जोड़ा गया है, तथा यह संबंधित आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब मौलिक कर्तव्यों को 1976 के तहत जगह दी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में, तो उस समय टोटल 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन लेटेस्ट में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसमें क्या कहा गया है, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। उनको जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करने का जो कर्तव्य है माँ बाप का है, या इसी बात कही गई है कर्तव्य, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य है वह उनके माता पिता का है। तो यह फंडामेंटल ड्यूटी सम्मिलित की गई थी आपकी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, तथा यह 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे भारतीय संविधान में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके एमसीक्यूज का सीरीज है उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अगले भाग में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।